Hello everyone, welcome back again to Raghu's classes. In this video, we are going to discuss the function of criticism by T.S. Eliot. इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टी.एस. एलियट के द्वारा एक ऐसे जो कि लिखा गया है और आपके सिलेबस में बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से इसको मेंशन किया गया है और आपके लिए बहुत ज़रूरी है पढ़ना. इट इज़ अ पार्ट ऑफ 3 एसेज बाय टी.एस. एलियट. ठीक है, इसमें हम लोग वन बाय वन करके पूरे के पूरे इस चीज़ को डील करेंगे. लाइन बाय लाइन मैं इस नोट्स को एक्सप्लेन करूँगा. आपको प्रीमियम नोट्स चाहिए तो आप मेरे को व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो. वहाँ पर आपको प्रीमियम नोट्स बिल्कुल चीप प्राइस में, अभी एक्चुअली 70% ऑफ चल रहा है, तो आप वहाँ से उसको एक्वायर कर सकते हो. और अगर आप मेरे टेलीग्राम से जुड़े हुए हो तो वहाँ पर भी आपको नोट्स मिल जाते हैं. तो विदाउट वेस्टिंग आवर प्रीशियस टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं टी.एस. एलियट के बारे में. तो टी.एस. एलियट कौन थे? टी.एस. एलियट वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल क्रिटिक्स एंड पोइट्स ऑफ 20th सेंचुरी. अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि टी.एस. एलियट किस टाइम पीरियड पे एक्टिव थे, तो आप बता सकते हैं कि वो 20th सेंचुरी के थे. 20th सेंचुरी कब से कब का टाइम पीरियड होता है? आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि 20th सेंचुरी एक्चुअली कब से कब तक का टाइम पीरियड होता है. ठीक है, तो आप उस टाइम क्या बोलोगे? 19. व्हाट यू विल से? 1900. when we are going 1900 प्लस 1900 से जब हम लोग प्लस जाते हैं ना, मतलब 1900 से आगे जाते हैं एक्चुअली, तो वहाँ पे उसको हम लोग क्या बोलते हैं एक्चुअली? 1900 से लेकर 1999 के बीच का जो टाइम पीरियड होता है वो 20th सेंचुरी होता है. जैसे कि अभी हम लोग देखते हैं 2000 से प्लस में हम लोग चल रहे हैं, इसे हम 21st सेंचुरी बोलते हैं. ठीक है, ये बहुत ही बेसिक नॉलेज है. डिस्कसेस द पर्पस ऑफ नेचर ऑफ क्रिटिसिज्म. अब जो टी.एस. एलियट है वो क्या डिस्कस करते हैं? पर्पस क्या है आखिर, नेचर क्या है आखिर क्रिटिसिज्म का. किस में डिस्कस करते हैं, कहाँ पे डिस्कस करते हैं? तो जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म. दिस ऐसे वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1923. कब पब्लिश किया गया था? 1923 में. एंड रिस्पॉन्ड टू अ लेक्चर बाय क्रिटिक मिडल्टन मरी. ठीक है, एक मिडल्टन मरी नाम के एक एक्चुअली थे लेक्चर क्रिटिक थे. उनके लेक्चर के रिस्पॉन्स में उन्होंने ये लिखा हुआ था. एलियट ट्राई टू क्लियर अप मिसअंडरस्टैंडिंग्स अबाउट क्रिटिसिज्म एंड आर्ग्यूज दैट क्रिटिसिज्म एंड क्रिएटिविटी आर सेपरेट बट इक्वली इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़. वो जो मिसअंडरस्टैंडिंग यानी कि जो गलत फहमी रहती है वो उसको दूर करना चाहते थे, जो हमारे सोसाइटी में उस वक्त फैली हुई थी. और वो क्या बोल रहे थे कि जो क्रिटिसिज्म और क्रिएटिविटी है, दोनों अलग चीज़ें हैं. क्रिटिसिज्म अलग चीज़ है, क्रिएटिविटी अलग चीज़ है. क्योंकि कोई राइटर कुछ क्रिएट करता है, कोई पोइट कोई पोइट्री लिखता है, दैट इज़ कॉल्ड क्रिएटिविटी, क्रिएशन. बट क्रिटिसिज्म इज़ व्हेन एनी क्रिटिक कमेंट्स ऑन दैट. उन्होंने बोला दोनों सेपरेट है लेकिन दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है. अगर क्रिएटिविटी नहीं डेवलप होगा तो कोई भी राइटर लिख नहीं पाएगा, नए क्रिएशंस नहीं कर पाएगा. जैसा कि आप ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट में समझोगे कि वहाँ पे उन्होंने फोकस किया है कि आपको नया तो बनना है, ट्रेडिशन के साथ चलना है. यानी कि जो ट्रेडिशन में लोगों ने, जो हमारे ओल्ड पोइट ने, जैसे शेक्सपियर हो गए या फिर जॉन मिल्टन हो गए, उन लोगों ने जो लिखा हुआ है उससे कुछ लर्निंग ले करके, उससे कुछ सीख करके आप उसमें कुछ ऐड ऑन करोगे, तब उसको हम लोग बोलते हैं क्रिएटिविटी एंड ग्रेट पोएम बोलेंगे. ऐसे नहीं बोलेंगे, आप खुद का यूनिक करोगे तो नहीं होगा. उन्होंने क्या बोला? क्रिएटिविटी और क्रिटिसिज्म जो है दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लिटरेचर की दुनिया में. ठीक है, यहाँ तक बात अगर क्लियर हो गई तो हम लोग आगे चलते हैं अभी. अब उनके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं क्रिटिसिज्म वर्सेस क्रिएशन. अब उन्होंने दोनों के बीच में कैसे रिलेशन बताया. वन ऑफ द एलियट्स की पॉइंट इज़ दैट, की पॉइंट एलियट की बात करें तो ये था कि क्रिटिसिज्म इज़ डिफरेंट फ्रॉम क्रिएटिव राइटिंग. उन्होंने बोला कि क्रिटिसिज्म जो है ना वो क्रिएटिव राइटिंग से अलग है. क्रिटिसिज्म जो है वो क्रिएटिव राइटिंग से अलग है. बट इट इज़ नॉट लेस वैल्यूएबल. लेकिन ये उससे कम नहीं है, अलग है लेकिन उससे कम नहीं है. मैनी पीपल बिलीव दैट ओनली राइटिंग पोएम्स और शॉर्ट स्टोरी इज़ रियल आर्ट एंड क्रिटिसिज्म इज़ जस्ट टॉकिंग अबाउट इट. उनका मानना था कि जो उन्होंने बोला एक्चुअली कि बहुत सारे लोगों का मानना ये होता है ना कि राइटिंग पोएम्स यानी पोएम्स लिखना और स्टोरीज़ लिखना ये एक रियल आर्ट है, लेकिन क्रिटिसिज्म क्या है? उसके बारे में सिर्फ बैठ के बकवास करना या उसके बारे में सिर्फ बैठ के कमेंट करना. लोग ऐसा मानते थे उस वक्त. एलियट जो है वो डिसएग्री करते हैं. एलियट बोलते हैं बिल्कुल नहीं, ऐसी बिल्कुल चीज़ें नहीं है
ही सेज दैट क्रिटिसिज्म हैज़ इट्स ओन फंक्शन, क्रिटिसिज्म का एक अपना फंक्शन होता है। इट हेल्प अस टू क्लैरिफाई, एनालाइज एंड प्रिजर्व द वैल्यूज ऑफ लिटरेचर। अगर क्रिटिक्स ना हो, अगर क्रिटिसिज्म ना हो, तो जो वैल्यू है लिटरेचर का वो रह ही नहीं जाएगा। तब लोग अपने मन से क्रिएशन करेंगे, अपने मन से वल्गर चीज़ें क्रिएट करेंगे, अपने मन से जो भी मन में आएगा वो क्रिएट करेंगे। कोई उनके ऊपर कुछ बोलने के लिए नहीं होगा, कोई उनको सही रास्ता दिखाने वाला नहीं होगा, तो फिर पूरा का पूरा सत्यानाश हो जाएगा इंग्लिश लिटरेचर वर्ल्ड का। अ क्रिटिक में नॉट बी अ क्रिएटिव आर्टिस्ट, हो सकता है कि क्रिटिक एक क्रिएटिव आर्टिस्ट ना हो, बट देयर वर्क इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प पीपल अंडरस्टैंड एंड जज लिटरेचर बेटर। उनका मानना है कि क्रिटिक्स, मानता हूँ, चलो मैं मानता हूँ कि जो क्रिटिक्स है वो क्रिएटिव आर्टिस्ट नहीं हो सकता है कभी कभी किसी किसी केस में, लेकिन जो वर्क है, जो लिटरेचर को बेहतर बनाता है, वो काम तो क्रिटिक ही करता है। बोथ क्रिएटर्स एंड क्रिटिक्स आर नीडेड इन अ हेल्दी लिटरेरी कल्चर। दोनों को एक, अगर हमको हेल्दी यानी कि एक स्वस्थ, एक एक्यूरेट, एक करेक्ट लिटरेचर कल्चर बनाना है, तो उसमें दोनों का सेम इम्पॉर्टेंस है। ना हम सिर्फ क्रिएटर की तारीफ़ कर सकते हैं, ना सिर्फ हम क्रिटिक्स की तारीफ़ कर सकते हैं। दोनों जो है ना, बोथ आर इक्वली सेम। ओके, नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव क्रिटिसिज्म। अब ये बात करते हैं, एलियट बिलीव्स दैट गुड क्रिटिसिज्म शुड बी ऑब्जेक्टिव एंड इम्पर्सनल। उन्होंने बोला क्रिटिसिज्म ठीक है, लेकिन क्रिटिसिज्म कैसा होना चाहिए, तो एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए और इम्पर्सनल होना चाहिए। इम्पर्सनल किसको बोलते हैं, जिसमें हम लोग पर्सनल चीज़ें डिस्कस ना करें। जैसे कि आपका ये क्लास है, मैं इसमें अपना पर्सनल चीज़ आपको नहीं बता रहा हूँ, दैट इज़ इम्पर्सनल क्लास। ओके, अ क्रिटिक शुड नॉट सिंपली एक्सप्रेस देयर लाइक्स एंड डिसलाइक्स और यूज़ देयर पर्सनल फीलिंग टू जज अ वर्क। क्रिटिक का ड्यूटी क्या है, उन्होंने बोला ठीक है, क्रिटिक की मैं बात करता हूँ ना, क्रिटिक का ड्यूटी ये है कि क्रिटिक जो है एक्चुअली वो सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकता है, वो किसी भी वर्क के बारे में हमारे को बता सकता है कि वर्क्स में क्या कमियां हैं, उसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, लेकिन वो अपने पर्सनल फीलिंग को नहीं बता सकता। अपने पर्सनल फीलिंग के वजह से वो किसी वर्क को जज नहीं कर सकता। इंस्टेड क्रिटिसिज्म मस्ट बी बेस्ड ऑन केयरफुल रीडिंग। कहाँ पे बेस्ड होना चाहिए क्रिटिसिज्म, केयरफुल रीडिंग, यानी कि अच्छे से पढ़कर, कंपैरिजन, केयरफुल कंपैरिजन, अच्छे से तुलनात्मक, एंड नॉलेज, और एक अच्छा नॉलेज, इन तीनों चीज़ों से क्रिटिसिज्म चलता है। एलियट सेज क्रिटिक्स मस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। एलियट ने बोला कि क्रिटिक्स को हमेशा समझने की कोशिश करनी चाहिए कि जो राइटर्स का टेक्निक है, आखिर वो किस टेक्निक को फॉलो करके लिख रहे हैं, कोई भी पोएम, कोई भी पोइट्री, उनका लैंग्वेज क्या है, सिंपल है, लोगों के लिए अंडरस्टैबल है कि नहीं है। आफ्टर दैट स्ट्रक्चर क्या है, वो उनका जो एक्चुअली वर्क है, उनका जो क्रिएशन है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, रादर दैन जस्ट रिस्पॉन्डिंग इमोशनली। अब ऐसा नहीं कि ये बहुत ही फेमस पोएम है, ये बहुत ही फेमस पोएट है, तो इसके बारे में अपने इमोशंस को मैं व्यक्त कर दूं और बस अपने मन से कुछ भी लिख के दे दूं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्रिटिक को एक तरफा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इन दिस वे criticism becomes more like a thoughtful and serious study of art rather than just opinion। अगर हम ऐसे क्रिटिसिज्म करेंगे तो क्रिटिसिज्म जो है वो एक सीरियस स्टडी हो जाता है किसी भी आर्ट का, और लोग सिर्फ ऐसा नहीं बोलेंगे कि भाई ये सिर्फ ओपिनियन है, लोग आते हैं अपना ओपिनियन दे के चले जाते हैं, ऐसा लोग बोलेंगे भी नहीं फिर। ठीक है, आगे चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं अभी। अब यहाँ पर क्या बात करते हैं वो उसके बाद बात करते हैं हिस्टोरिकल रोल ऑफ द क्रिटिक। हिस्टोरिकल रोल का मतलब क्या होता है, हिस्टोरिकल आपने समझा होगा, हिस्टोरिकल रोल किसको बोलते हैं। एलियट ऑल्सो एक्सप्लेन्स दैट द क्रिटिक हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रिजर्विंग एंड शेपिंग लिटरेरी ट्रेडिशन। पहले भी अपने ऐसे में उन्होंने बात किया है ट्रेडिशन को प्रिजर्व करने का, उसको शेप करने का, उसको इम्प्रूव करने का। ठीक है, इसमें भी उन्होंने बात किया है कि जो एलियट है एक्चुअली वो कैसा, वो जो एलियट है वो बोलते हैं कि क्रिटिक एक अच्छा रोल प्ले करते हैं, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अपने लिटरेरी ट्रेडिशन को बचाने के लिए। कैसे करते हैं भाई, अ क्रिटिक हु अंडरस्टैंड्स बोथ द पास्ट एंड द प्रेजेंट। जो क्रिटिक अच्छे से वेल स्टडीड है, जिसने अच्छे से पढ़ाई करी है, जिसने अच्छे से पास्ट को पढ़ा है और जो प्रेजेंट को समझता है, वो रीडर को हेल्प कर सकता है कि नए वर्क्स को ओल्ड वन से कैसे रिलेट करें। मतलब जो नया वर्क्स है, जो अभी नया क्रिएशन है, एलियट ने हमेशा एक चीज़ बताया है ना कि वो, उन्होंने बताया कि पुरानी चीज़ों से सीखो, ओल्ड थिंग्स वट एवर दे हैव पब्लिश्ड, ओल्ड ग्रेट वर्क्स, जस्ट गो थ्रू दोज,
क्रिएशंस गो थ्रू दोज वर्क्स, एंड आफ्टर दैट जो तुम्हारे पास तुमको नॉलेज मिलता है ना, तुम्हारे पास भी कुछ अपना नॉलेज होगा, और जो पहले के पोइट्स ने लिखे हैं, जो ग्रेट पोइट माने जाते हैं, उनके जो वर्क्स हैं, जब तुम उनको पढ़ोगे उनसे कुछ तुमको सीखने को मिलेगा, उनका स्ट्रक्चर देखोगे, उससे कुछ समझ में आएगा। ठीक है, अब दोनों अपना नॉलेज और वो नॉलेज दोनों जब मिला करके क्रिएशन करोगे ना, तब एक अच्छा क्रिएशन होता है, तब एक अच्छा पोएम बनेगा, तब तुम गुड पोएट कहलाओगे। ऐसा उन्होंने पहले वाले ऐसे में भी बोला है। फॉर एलियट ट्रेडिशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड गुड क्रिटिक कीप्स द कनेक्शन बिटवीन ओल्ड मास्टरपीस, न्यू लिटरेचर अलाइव एंड न्यू लिटरेचर अलाइव। अब यहाँ पर हम 2-3 चीज़ एक बार डिस्कस करना चाहते हैं। सबसे पहले इसमें देखते हैं, एक क्रिटिक जो कि पास्ट और प्रेजेंट दोनों को समझता है, वो रीडर को हेल्प कर सकता है कि वो ओल्ड वर्क्स को ओल्ड वर्क्स से नए वर्क को कैसे रिलेट करे। आफ्टर दैट एलियट के लिए ट्रेडिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेडिशन से मतलब उनका ट्रेडिशनल चीज़ें नहीं है, ओल्ड थाउट, ओल्ड एंड बोरिंग थिंग्स नहीं है। ट्रेडिशन का मतलब जो पॉजिटिव थिंग्स हैं हमारे ट्रेडिशन की, उनकी बात करते हैं वो। एंड गुड क्रिटिक कीप द कनेक्शन बिटवीन ओल्ड मास्टर पीसेस मतलब ओल्ड मोस्ट सेलिब्रेटेड क्रिएशंस एंड न्यू लिटरेचर, और जो न्यू लिटरेचर है, दोनों के बीच में जो रिलेशन है, जो कनेक्शन है, उसको अलाइव रखने का काम कौन करता है? क्रिटिक करता है, गुड क्रिटिक करता है। क्रिटिक कैन ऑल्सो गाइड रीडर्स एंड फ्यूचर राइटर्स बाय शोइंग व्हाट मेक्स द वर्क ऑफ लिटरेचर ग्रेट। ये भी बताते हैं जो क्रिटिक्स हैं रीडर्स को, और जो राइटर्स हैं, जो देखो रीडर्स, पहले रीडर्स रहता है इंसान, उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल आता है उसका ना, वो राइटर बन जाता है। उन्होंने बोला कि अगर हम रीडर को मोटिवेट करेंगे, अगर हम रीडर्स को गाइड करेंगे, तो फ्यूचर राइटर वही तो हैं एक्चुअली। तो दोनों का मतलब सेम ही है कि रीडर को गाइड करो या फ्यूचर राइटर्स को। उन्होंने बोला सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही, इस तरीके से ही किया जा सकता है। अब हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं मिसअंडरस्टूड आइडियाज़ ऑफ क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म के कुछ आइडियाज़ हैं जो कि मिसअंडरस्टूड हैं, यानी कि जो कि गलत फहमी में हो लोग जिसको लेकर के। चलो देखते हैं क्या क्या है। इन दिस ऐसे एलियट ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू सम ऑफ रॉन्ग आइडियाज़ अबाउट क्रिटिसिज्म। ही डिसअग्री विद द आइडिया दैट क्रिटिसिज्म शुड ऑलवेज बी पैशनेट और पर्सनल लाइक कन्फेशन और फीलिंग। चलो यहाँ पर मैं बात करता हूँ। उन्होंने बोला कि जो लोग के मन में गलत फहमी है, जो लोगों के मन में रूमर्स हैं कि जो क्रिटिसिज्म है, ठीक है, वो पैशनेट होना चाहिए, पर्सनल होना चाहिए। जैसे कि कोई अपने फीलिंग को कन्फेस कर रहा हो, कोई अपनी कहानी सुना रहा हो, कोई अपना राम कथा सुनाने लगे, ठीक है, तो वो बिल्कुल गलत है। एलियट यहाँ पे डिसएग्री करते हैं। ही क्रिटिसाइजेज दोज हु से क्रिटिसिज्म शुड कम फ्रॉम द क्रिटिक्स इनर वॉइस और इमोशन। वो इनका क्रिटिसिज्म कर देते हैं भाई, उसको रोस्ट कर देते हैं। जो कि क्रिटिसिज्म को ये बोलते हैं, जो क्रिटिक्स को ये बोलते हैं कि तुम्हारे अंदर से जो तुम्हारा आवाज़ निकलता है, जो तुम्हारा खुद का इमोशन है, तो उसको रिप्रेजेंट करो, ठीक है। आफ्टर दैट एलियट सेज दिस काइंड ऑफ थिंकिंग टर्न्स इनटू a kind of self-expression but which weakens its true purpose. For him, criticism must be disciplined, thoughtful and focused on the work itself, not on the critic's mood. उनके अकॉर्डिंग जो क्रिटिसिज्म है किस पे फोकस होना चाहिए? वो डिसिप्लिन होना चाहिए, थाउटफुल होना चाहिए, अपने वर्क पे वर्क जो क्रिएशन है, जिसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उस पर फोकस होना चाहिए, ना कि क्रिटिक्स के मूड पे होना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होता है कि अगर हम ऐसा कर देते हैं, चलो एलियट सेज दैट काइंड ऑफ थिंकिंग टर्न्स, अगर हम पर्सनल थिंकिंग को एक्सप्रेस करने लग जाए, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने लग जाए, तो उन्होंने बोला कि सेल्फ एक्सप्रेशन और ये जो रूल चल रहा है ना सेल्फ एक्सप्रेशन का, अपने अपने भावनाओं को व्यक्त करने आ जाओ, तो इससे क्या हो जाएगा कि जो ट्रू पर्पस है, जो सच्चाई है, जो लक्ष्य है उस पोएम का, उस क्रिएशन का, वो समझ में नहीं आएगा किसी को, ठीक है। द राइट एटीट्यूड ऑफ अ क्रिटिक का एक करेक्ट एटीट्यूड क्या होना चाहिए, यानी क्रिटिक किस तरह का होना चाहिए? अकॉर्डिंग टू एलियट, अ गुड क्रिटिक मस्ट हैव अ सेंस ऑफ ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट। आप देख लेना एक बार वीडियो, उसमें मैंने बताया कि ट्रेडिशन से टी.एस. एलियट का क्या मतलब है। अ क्लियर माइंड, वाइड रीडिंग का मतलब उनको अच्छा खासा उसने बुक पढ़ा हो, एंड हम्बल एटीट्यूड, और उनका एटीट्यूड हम्बल होना चाहिए, वो हम्बल नेचर का होना चाहिए,
ठीक है। दे शुड नॉट ट्राई टू बी ओरिजिनल और इमोशनल, उनको ऐसा ट्राई नहीं करना चाहिए कि मैं बिल्कुल ओरिजिनल चीज़ कर रहूँगा या फिर मैं इमोशनल चीज़ें कर रहा हूँ, अपने खुद के इमोशन को लिख रहा हूँ इस चीज़ के बारे में। जैसे कि मैं कोई मूवी देख के आता हूँ भाई, और उसके बाद फिर अपने फीलिंग्स को लिख दो, मुझे मूवी कैसा लगा। इंस्टीड दे शुड ऑब्जर्व केयरफुली, इसके बदले उनको क्या करना चाहिए, उनको केयरफुली ऑब्जर्व करना चाहिए चीज़ों को, कंपेयर वाइजली और बुद्धिमानी के साथ, यानी दिमाग के साथ, अपने कॉमन सेंस के साथ कंपेयर करना चाहिए। उसके बाद एक्सप्लेन करना चाहिए क्लियरली कि ये आखिर इसका मतलब क्या है, आखिर इसमें कमी क्या है, इसको कैसे अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, इसको कैसे बेटर बनाया जा सकता है, बेटर वे में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। द क्रिटिक्स जॉब इज़ नॉट टू ओवरशैडो द राइटर बट टू सर्व द रीडर बाय ऑफरिंग इंसाइट एंड अंडरस्टैंडिंग। क्रिटिक का क्या जॉब होता है, वो ओवर शैडो नहीं कर सकता राइटर को, बल्कि उनका काम होता है, जो रीडर्स हैं ना, जो वेट कर रहे हैं नए नॉवेल्स का, नए पोइट्री का, जो पढ़ते हैं एक्चुअली उस नॉवेल्स को, उस पोइट्री को, उस ड्रामा को, तो उसको एक ऐसा इंसाइट देना, उसको एक ऐसा नज़र देना, उसको एक ऐसा एस्पेक्ट देना जिससे कि वो किसके लिए फ़ायदेमंद हो, जिसके लिए वो जो वर्क है किसके लिए ईजिली अंडरस्टेबल बन जाए, तो रीडर्स के लिए बन जाए। एलियट ऑलवेज believes that the best criticism helps reader to read more deeply and appreciate literature more fully। उन्होंने बताया कि उनका मानना था, एक्चुअली उनका एक बिलीव था, स्ट्रॉन्ग बिलीव था कि जो लिटरेचर है वो बेस्ट क्रिटिसिज्म तभी वहाँ पे आ सकता है लिटरेचर के वर्ल्ड में, जब हम जो क्रिटिक्स हैं एक्चुअली वो रीडर्स को, जब हम ईज़िली अंडरस्टैंडेबल बना देते हैं उस चीज़ों को। अगर रीडर्स अच्छे से समझ लेगा, अगर रीडर्स को जो बेस्ट क्रिटिसिज्म है उसका फ़ायदा रीडर्स को होता है, अगर रीडर्स अच्छे से समझेगा उस चीज़ को जो पोइट कहना चाहता है, ठीक है, और तब वो क्या करेगा, मोर डीपली उस चीज़ को पढ़ेगा, अच्छे से समझेगा, खुद से रिलेट कर पाएगा, ठीक है, और लिटरेचर को अच्छे तरीके से और इन अ गुड वे दे कैन अप्रिसिएट, उनकी तारीफ़ कर पाएगा, ठीक है। दैट अप्रिसिएशन ही टॉक्ड इज़ द रियल अप्रिसिएशन। आफ्टर दैट इन द कंक्लूजन, in the function of criticism, Eliot argues that criticism is a serious and valuable activity। criticism क्या है, एक serious and valuable activity है। it is not about showing off personal taste और emotion, personal taste और emotion show करने की चीज़ नहीं है criticism। it is about helping readers and writers, readers और writers को connect करने की चीज़ है। किस चीज़ से, विद डीपर मीनिंग ऑफ लिटरेचर, यानी कि जो राइटर्स ने लिखना चाहा, जो उसने चाहा कि रीडर्स को पता चले, उससे रीडर्स एक्चुअली रिलेट कर सके, तो दोनों के बीच में कनेक्शन का काम क्रिटिक्स ही करते हैं। अ गुड क्रिटिक एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन द वर्क ऑफ आर्ट एंड द ऑडियंस। ये आप समझ सकते हो, एक गुड क्रिटिक जो होता है वो ब्रिज की तरह काम करता है, एक वर्क के बीच में, यानी एक पोएम के बीच में, एक प्रोज के बीच में, एक ड्रामा के बीच में और ऑडियंस के बीच में। एंड देयर वर्क हेल्प्स कीप लिटरेरी कल्चर अलाइव। और इन चीज़ों से, लिटरेचर के, लिटरेरी क्रिटिक्स के वर्क से जो कल्चर है वो अलाइव रहता है और मीनिंगफुल रहता है। फॉर एलियट, क्रिटिसिज्म इज़ नॉट अ साइड जॉब, ये एक साइड जॉब नहीं है, इट इज़ अ ट्रू पार्ट ऑफ लिटरेरी प्रोसेस। ये एक ट्रू पार्ट है, फुल टाइम जॉब है, लिटरेरी प्रोसेस का पार्ट है ये। एंड इट डिमांड्स नॉलेज, इसके लिए क्या चाहिए, नॉलेज चाहिए, केयर चाहिए, यानी केयरफुल रीडिंग चाहिए, एंड रिस्पेक्ट चाहिए दूसरे राइटर्स के प्रति, दूसरे वर्क्स के प्रति, उसकी फीलिंग के प्रति। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं अगले वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लास्ट टाइम एक स्टूडेंट ने मेरे को सुपर थैंक्स के ज़रिए थैंक्स बोला था वीडियो के लिए, तो मोस्ट वेलकम। अगर आपको लगता है कि आप किसी तरीके से हेल्प कर सकते हो मेरे चैनल की, तो आप करें बिल्कुल। एंड अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, इट्स बेटर कि आप अगर सुपर थैंक्स कर रहे हो, सुपर चैट कर रहे हो, स्टिकर्स भेज रहे हो, तो उसमें ना पैसे लगते हैं कुछ, तो अगर आप भेज रहे हो तो अपने कुछ डाउट्स को आप क्लियर कर सकते हो। ओके, आप कुछ क्वेश्चन पूछ लो उसके साथ, जिसको मैं अच्छे से किसी वीडियो में, अपने नेक्स्ट वीडियो में इवन एक्सप्लेन कर पाऊँगा। टेलीग्राम को ज्वाइन करो, वहाँ से आपको सब कुछ मिल जाएगा, सारे नोट्स वगैरह मिल जाएंगे। उसके बाद मेरे इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग इंग्लिश एंड हैव अ गुड डे।